Alright guys, welcome back to the Political Science 2 lecture series on near peer, and last time we were discussing about the direct limitations on the parliamentary sovereignty, and we discussed how British Parliament had certain limitations on its power जिसमें हमने Human Rights Act का तस्करा किया था. Now the third important thing in this regard is the creation of UK Supreme Court. So prior to 2009 there was no Supreme Court in the United Kingdom. House of Lords, which is the upper chamber of the Parliament, used to serve as the highest appellate forum. तो highest court of appeal जो थी, सबसे highest appeal सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. हाईएस्ट अपील हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक जाती थी. सो पार्लियामेंट बहुत पावरफुल थी, बिल्कुल सॉवरन थी. इसीलिए जुडिशियल रिव्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अमूमी तौर पे जुडिशियल रिव्यू करती है किसी एक्ट को लीगल या इनवैलिड या अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर करती है, जैसे हमने डिस्कस किया. तो यूके में वो सिरे से था ही नहीं. मगर 2009 में वो अपील की हाईएस्ट अपील की पावर हाउस ऑफ लॉर्ड से लेकर सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई. तो ये इसने भी उसकी पावर्स को थोड़ा लिमिट किया. अगली कुछ है प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के जो प्रैक्टिकली पार्लियामेंट को की पावर्स को लिमिट करती है. उसमें सबसे पहले तो जो हमने आइडिया पॉलिटिकल सॉवरेंटी का डिस्कस किया कि पब्लिक ओपिनियन and public has the real power since people elect parliaments, since people can क्या कहना चाहिए उनको, they can oust the parliamentary members in next elections. So parliamentarians have a direct incentive to respond to the wishes of the public. Hence this in a way, public opinion in a way, and political sovereignty is in this way a check on the power of the parliament. So ये एक लेबर पार्टी का पैम्फलेट 1945 की उस पर कोटेशन लिखी हुई थी, ट्रेड रेस्ट विद यू, यू डिटरमिन द मेंबरशिप एंड देयरबाय पॉलिसी ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स. सेकंड इज रूल ऑफ लॉ, कि एक सेट पैटर्न, एक सेट चीज़ें हैं कुछ के, इनके अलावा चीज़ें नहीं बनाई जा सकती. सो ब्रिटिश पार्लियामेंट विल नेवर लेजिस्लेट एंड कैन नॉट लेजिस्लेट कि किसी बंदे को, कोई बंदा जो एक्यूज्ड है उसको राइट ऑफ हियरिंग ना दिया जाए, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ. या ये कहा जाए कि किसी बंदे को बगैर किसी सबूत के अरेस्ट करके जेल में 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए. दिस कैन नॉट हैपन. ब्रिटिश पार्लियामेंट ये नहीं कानून साजी ऐसी कर सकती क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है. थर्ड इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का आइडिया ये है कि पार्लियामेंट अमूमी तौर पे ब्रॉड आउटलाइंस में पॉलिसी मैटर्स की शक्ल में अपनी लेजिस्लेशन पास करती है, या और उसकी जो नीचे जो डिटेल्स टू बी सेट आउट बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि वो जो पहली सतह पर जो कानून साजी की होती है वो भी डिपार्टमेंट पूरा फॉर्मुलेट करता है. और ये वैसे जनरली दुनिया में भी ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि जब फॉर इंस्टेंस अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनेगी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई कानून साजी होगी, कोई पार्लियामेंट में बिल पास होगा, तो उसके ऊपर पहले तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर पूरा होमवर्क वो करेगा, वो उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा. एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद वो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में जाएगा, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट उसकी लीगल इंट्रिकेसीज वगैरह को चेक करेगा, फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा जो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखेगा. ये फिर वो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के पास जाएगा सॉरी, फिर वो इस तरीके से करता कराता फिर आपकी कैबिनेट के पास आएगा, वो उसकी अप्रूवल होगी, फिर वो पार्लियामेंट में आएगा. तो यानी पार्लियामेंटेरियंस बहुत कम इनपुट टेक्निकली अपनी दे रहे होते हैं कानून साजी में. वो नीचे से ब्यूरोक्रेट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो लोग ही बेसिकली इस चीज़ को ड्राइव कर रहे होते हैं. तो ब्रिटानिया में भी ये मामला इसी तरीके से है. और फिर जब वो पॉलिसी पास होती है तो वहाँ पर भी वो ब्रॉड आउटलाइंस की शक्ल में होती है. उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो फिर वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ने उसकी डिटेल्स को फिल आउट करना होता है रूल्स की शक्ल में ख़ास तौर पे. तो बहरहाल ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है उसकी पावर के ऊपर. देन देयर इज रोल ऑफ प्रेस. मीडिया कैन होल्ड द पार्लियामेंट अकाउंटेबल. मीडिया इतनी हाइप क्रिएट करता है इशूज़ के बारे में, वो गाइड करता है व्हाट गुड पॉलिसी एंड बैड पॉलिसी इज़. इट क्रिएट्स इशूज़, फ्रेम करता है वो चीज़ों के, साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट करता है लोगों की परसेप्शन को अबाउट इशूज़. सो इट्स वेरी इंटरडिपेंडेंट इन नेचर. सो मीडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर नैरेटिव्स इन द सोसाइटी. सो जो पावर ओवर नैरेटिव्स है दैट अल्टीमेटली लीड्स. तो पॉलिटिशियंस को कैसे पता चले कि ये इशू इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है. मीडिया का सेंसेशनलिज्म, डेली मेल पे आज क्या खबर आई है, गार्डियन ने इस पे क्या लिखा है, BBC क्या कह रहा है, दिस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन द थिंकिंग ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस देमसेल्व्स व्हिच अल्टीमेटली मेक द लॉस. तो इस तरीके से प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर. देन देयर आर इंटरनेशनल प्रेशर एंड ट्रीटीज़ एज वेल. तो आपकी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जैसे कि हमने इसकी डिस्कशन की पहले, या फॉर इंस्टेंस
अगर कोई क्लाइमेट अकॉर्ड किया हुआ है इन्होंने या कोई आपस में ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है तो फिर आप उसके अगेंस्ट पॉलिसी नहीं बना सकते अगर आपने वो एग्रीमेंट किया हुआ है। वैसे भी जनरली इंटरनेशनल प्रेशर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग को, बिकॉज यू हैव टू स्टैंड अमंगस्ट द कमिटी ऑफ नेशंस। तो ये बेसिकली आपके सारे टॉपिक्स थे। इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कंटेंट था। मैंने जैसे बताया कि मैंने लिस्ट किया हुआ है, तो लेक्चर्स के अंदर जो पॉइंट्स थे जिसके आगे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, लेट मी शो यू। जैसे ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर मैंने अगर लिखा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आखिरी स्लाइड में ये पॉइंट नंबर 2 ये वाला आर्टिकल है। सो इफ़ यू राइट इंग्लिश सिविल वॉर एन ओवरव्यू बाय थॉट को, दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ पर आपको उसकी डिटेल मजीद मिल जाएगी। मैग्ना कार्टा, व्हाट इज़ इट, व्हाई इज़ इट स्टिल इम्पोर्टेंट टुडे, बाय इंडिपेंडेंट, सिमिलरली ग्लोरियस रेवोल्यूशन बाय एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। You just have to type this because what we noticed was that people were asking me directly कि इससे रिलेटेड आपने वीडियो में कहा था कि आप रिसोर्स देंगे लेकिन आप दिया नहीं। वो कभी कभी टेक्निकल एरर्स आते हैं and it doesn't get attached to description। तो what I've done is that to be on the safe side, this is the most easiest way कि जो भी additional आपसे reading required है, I will just write the title and the website in this additional resources tab. You can just look at this slide, type it in the next tab and find the additional resource yourself. I hope this lecture helped you guys. I'll see you guys next time and we'll discuss the sources of British Constitution.